नान घोटाले को लेकर अजीत जोगी ने टीएस सिंहदेव पर साधा निशाना, कहा सदन में खेद जताने से आंदोलन हुआ टाएं टाएं फिस। पीसीसी अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ने का ऐलान। सोनिया गांधी के नीमच दौरे से पहले गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा दौरा दिखावा, कांग्रेस ने किया पलटवार। खिलतीपुर नगर परिषद अध्यक्ष ने ताक पर रखा कानून, वाहन पर लगाई पीली बत्ती और हूटर, जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी। आईटी में निवेश के लिए रायपुर में होगी दिग्गज कंपनियों की कॉन्फ्रेंस, टीसीएस, विप्रो समेत 40 कंपनियों के अफसर उद्योग लगाने पर करेंगे चर्चा। झाबुआ बीजेपी जिलाध्यक्ष शैलेश दुबे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस ने पुलिस पर केस दबाने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सड़क पर उतरी जनता, भोपाल, सागर, शिवपुरी, शमशाबाद समेत कई जगह प्रदर्शन। ग्वालियर में मारपीट के बाद दुकानों में हुई तोड़फोड़। बालाघाट के भरवेली में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दुकानदारों ने सड़क पर किया था कब्जा। राजधानी एक्सप्रेस में महिला के साथ छेड़छाड़, दिल्ली से दुर्ग जा रही महिला ने फौजी पर लगाया आरोप, मोबाइल ऐप से जीआरपी में की शिकायत। और रायपुर में शहर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, मूर्ख दिवस के दिन बनाया लॉलीपॉप डे, सरकार को बताया झूठे सपने दिखाने वाला। तो 1 अप्रैल से काफी कुछ ऐसा बदला जिसका ताल्लुक कहीं न कहीं आपकी जेब से है। साल भले ही बदल गया हो, लेकिन हाल वही है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सरकार किसी की भी हो, आम आदमी को राहत की उम्मीद बेमानी है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन साल दर साल उम्मीदों का चिराग बुझता जाता है। चुनावी साल हो तो राहत, वरना आफत। भोपाल से लेकर दिल्ली तक आपकी सरकार, फिर भी महंगाई की मार। ऐसे में आजिज आ चुकी जनता उम्मीद भी करे तो किससे करे। वक्त बदला, सरकार बदली, लेकिन जनता की तकदीर नहीं बदली। महंगाई मानो लोगों की किस्मत बन चुकी है। नेताओं ने वादे और भरोसा दिलाकर तख्त और ताज हासिल कर लिए, लेकिन आवाम के हाथ खाली रहे और जेब तंग। अरे हाल हमारा हुआ दुखदाई, महंगाई से छूटी रुलाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी आने वाले हैं। आ गए मोदी जी भी, पीएम भी बन गए। अच्छे दिन के जुमले ने ऐसा हंसी ख्वाब दिखाया मानो अब रामराज आने वाला है। काबू में होगी बढ़ती महंगाई, राहत मानो नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएम बनते ही चुटकी बजाएंगे और सिस्टम को दुरुस्त कर देंगे। सच्चाई का काम, और आ जाएंगे अच्छे दिन। काम मिलेगा। अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। देश की जनता भी बड़ी भोली है, वादों पर यकीन कर लिया, रिकॉर्ड तोड़ जनमत दिया। कुछ महीने गुजरे तो एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है। 1 अप्रैल को इल्म हुआ, अप्रैल फूल बन गए। क्योंकि अच्छे दिन भले ही ना आए हो, लेकिन महंगे दिन आ गए। कीमत की सेंचुरी छूने को बेकरार दाल को मानो फ्री हिट मिल गया हो।
सरकार ने माल ढुलाई में 10% का इजाफा जो किया है, अब तो जनता को नमक तेल का भाव भी पता चलने वाला है। इसके आशियाने का भी सपना महंगा हो गया। किसान की चले कुछ दिन बाद बढ़ाया गया सर्विस टैक्स भी लागू हो जाएगा, पानी बिजली बत्ती, जिससे मोबाइल बिल, डॉक्टर की फीस, बैंकिंग सर्विस, रेस्टोरेंट में खाने पर भी महंगाई की मार पड़ जाएगी और जनता फिर यही गाएगी। सकी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। जनता का नसीब अच्छा था जो कच्चे तेल के दाम कम हो गए। डीजल पेट्रोल के दामों में थोड़ी राहत दे दी गई। 10 साल तक विपक्ष में रहते हुए सरकार को खूब कोसा, अब बारी खुद की आई है। सियासत की नई पौध ने भी महंगाई पर घेरा, अच्छे दिन के वादे को याद दिलाया। किराया बढ़ाया रेल का, फिर नंबर आया तेल का। खुद ही 10 साल करते रहे नुक्ताचीनी, आते ही 2 रुपये किलो महंगी कर दी चीनी। हर कोई सपने दिखाकर आम आदमी को ठग रहा है। अध्यक्ष महोदय, आम लोगों को अब डर चीन से नहीं, चीनी से लग रहा है। दुनिया मून पर, सरकार हनीमून पर। पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं। लोगों को तो बस 2 वक्त की रोटी के लाले हैं। सरकार जी बता दीजिए, अच्छे दिन कब आने वाले हैं? दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। जनता के साथ कमोबेश कुछ ऐसा ही सलूक हो रहा है। महंगाई की मार झेल रही जनता को अब तो इसकी आदत सी हो गई है, लेकिन महंगाई का मर्ज अब नासूर बनता जा रहा है। सरकार कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी, इसका इलाज दोनों के पास नहीं है। लेकिन याद वो वादे आते हैं जो वोट के लिए किए जाते हैं। नाउम्मीदी के अंधेरे में उम्मीद की शमा जलाते हैं। जनता मांग रही है जवाब। महंगे दिन तो आ गए, लेकिन अच्छे दिन कब आने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब ठगी जाती है जनता, पड़ती है महंगाई की मार, मुकर जाते हैं सियासतदान, तो सवाल उठते। क्या खजाना भरने के लिए आम लोगों पर बोझ डालना जरूरी है? महंगाई बढ़ने से कैसे पूरे होंगे लोगों के सपने? अच्छे दिन का पीएम मोदी का वादा कैसे सच होगा? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी, धनोपिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ गोकुल पटवा जी, पटवा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और हरिभूमि के मैनेजिंग एडिटर हिमांशु द्विवेदी जी। द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दीपक जी हमारा आपसे ही है, दिन अच्छे आ गए, आज 1 अप्रैल है, आज से हर चीज महंगी गई। वो तो एक कहा जाए कि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिसलिए सर्विस टैक्स अभी नहीं लग रहा है, वो महीने 15 दिन में हो जाएगा। देखिए, अच्छे दिन के मायने सस्ते दिन नहीं होते हैं। अच्छे दिन आएंगे, इसका मतलब है कि सरकार में ट्रांसपेरेंसी होगी और जनता के लिए बेहतर फैसले होंगे। मैं समझता हूं अगर आप कीमतों के बारे में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे, पिछले 5-7 साल का लगातार आकलन कर लें, विश्लेषण कर लें, तो पिछले 1 साल में मुद्रास्फीति की जो दर है वो कम हुई है और जो दाम है पूरी तरह से नियंत्रित हैं। जहाँ तक दूसरी मोर्चे की बात है, भ्रष्टाचार खत्म करने का हमने वादे किया था। कोयले का भ्रष्टाचार बड़ा एक मुद्दा था, तो जितनी कोयले की क्षेत्रों की नीलामी हुई है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फायदा हो चुका है। और 2G स्पेक्ट्रम की उसी तरह के आकलन है, लेकिन कोयले की हम खाली अगर बात करेंगे तो CAG ने जो आकलन किया था, प्रारंभिक आकलन किया था 7-8 साल पहले, तो उसमें उन्होंने कहा था कि करीब 10 लाख करोड़ का जो नुकसान है वो केंद्र सरकार की तत्कालीन यूपीए सरकार के फैसलों की वजह से हो सकता है। बाद में बहुत हाय तौबा मचाई सरकार के जो तत्कालीन सरकार के मंत्री थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो CAG ने कहा कि कम से कम 1.86 लाख करोड़ का नुकसान इसमें होने जा रहा है। लेकिन आज जो नीलामी हो रही है उससे लगता है कि जो प्रारंभिक अनुमान थे CAG के वो सही थे, और कोयले के अंदर खाली 10 लाख करोड़ से ज्यादा घोटाला करने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी। तो मैं समझता हूं देश की जनता समझती है। और बदलाव में महंगाई की बात हो रही है, घोटाले भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही, महंगाई की बात हो रही है जो आज से बढ़ गई है। नहीं, कतई नहीं बढ़ी है। आप किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में अगर आकलन करेंगे
तो पिछले 3-4 साल की स्थिति देख लीजिए और किसी भी एक भी वस्तु ऐसी नहीं जिसकी कीमत बढ़ी हो। लोग मैं समझता हूँ इस बात को समझते हैं और अब कांग्रेस कोई भी बात करे लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। चलिए, आप जब कांग्रेस की बात करते हैं तो हमारे साथ जेपी धनोपिया जी हैं। आपने जो उत्तर दिया महंगाई के बारे में कहा कि नहीं बढ़ेगी, हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या पक्ष है। धनोपिया जी। त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा विषय है और अच्छे दिन की परिभाषा को जितने अच्छे ढंग से आपके प्रोमो में आपने दिखाया है, मैं समझता हूँ उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मेरे मित्र बड़े वरिष्ठ विद्वान व्यक्ति हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बात आप खेत की कर रहे थे, मुझे आप खलिहान का दे रहे थे। मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें और मैं सारी बातों के लिए आगे अपने विराम लगा दूंगा। मैंने विराम मत लगाइएगा। कोई वो इस चीज़ का नाम बताएं मेरे मित्र विजयवर्गीय जिसके रेट मोदी सरकार के बाद कम हुए। नहीं, मैं समझता हूँ आप एक आइटम बिल्कुल आप पेट्रोल के बारे में आप पेट्रोल बात करते हैं। मैं यही कहवाना चाहता था आपसे, मेरी बात सुनिए। पेट्रोल पर $145 पर बैरल पर जब रेट थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब हमारे पेट्रोल के डीजल के रेट 65-66 रुपए होते थे। आज 45 रुपए हो गए, 1/3 हो गए। श्रीमान जी, आपने 4-5 रुपए 11 रुपए कम करे हैं, उसमें भी कमाई कर रहे हैं। आप तो मुर्दों के कफनों में भी कमाई करने का सौदा करने वाले लोग हैं। आम जनता की भावनाओं से जो खिलवाड़ किया आपने, अच्छे दिन के वादे करते रहे, 40-40 करोड़ रुपए में गाना ले पाया, हजारों करोड़ रुपए खर्च किया मीडिया पर बाकी लोगों को। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन वाले हैं, अच्छे दिन आ गए। मुझे अच्छे दिन की परिभाषा बताइए। लूट खसोट इस देश में बढ़ गई, डकैतियां इस देश में बढ़ गई, सांप्रदायिक दंगे इस देश में बढ़ गए, जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर आपके आतंकवादियों को खुलेआम आपने छोड़ दिया। अच्छे दिन होते क्या है? अच्छे दिन तो बताइए। आप जो बात है उसको करिए। आप आज रेट की बात कर रहे हैं। धनोपिया जी, थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे। आपने जैसे कहा कि लूट खसोट की बात की है, तो अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं वो उसका 1% भी अभी कहीं यहाँ नहीं दिखा। एक्सीडेंट उसी से तो होगा जो गाड़ी चला के लेके जाएगा। ये मेरे तो खड़े हैं जगह पे, करा क्या इन्होंने? जी जी, कर क्या रहे हैं? देखिए, मेरा निवेदन इतना, धनोपिया जी जवाब दे दें जी कि 1 साल पहले जब इनकी सरकार थी तो पेट्रोल की कीमत कितनी थी आपके लिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितनी थी बताइए। अरे श्रीमान जी, उससे जनता तो हो को रहा है। भ्रमित करने की कोशिश मत करिए। कहां से रेट कम कर दिए? अगर आप महंगाई अगर अगर आप महंगाई का जिक्र करते हैं तो जनता की नजर में उसके क्या मायने हैं? उसी के मायने हैं। जनता को, भोली भाली जनता है देश की, उसको गुमराह किया है, भावनात्मक तरीके से उसके साथ खिलवाड़ की है। उसका खामियाजा ये है कि आज गिराफ नरेंद्र मोदी जी का तेजी से नीचे गिरा है। बिल्कुल धनोपिया जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हम दीपक जी आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ हिमांशु द्विवेदी जी हैं रायपुर से। हम उनकी राय जान लेते हैं, निष्पक्ष हो राय देंगे कि जो आज 1 अप्रैल से हिमांशु जी जो महंगाई बढ़ी है वो आम जनता, जो खासकर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए विकट रूप लेने वाली है। आपका क्या यह मत है? देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। जब देश का वित्त मंत्री बेबाक लहजे में ये कहता है कि मध्यम वर्ग अपना ध्यान खुद रखे, तो उन्होंने अपनी रीति नीति को स्पष्ट कर दिया कि वो सत्ता में आ चुके हैं और जिनके संदर्भ में ये कहा गया था कि हम आपका ध्यान रखेंगे, उस जिम्मेदारी से उन्होंने अपने बजट भाषण में ही पल्ला झाड़ लिया। अब दीपक विजयवर्गीय जी के पास में तो कहने की स्थिति है नहीं कि नहीं साहब हमने जनता के लिए काम नहीं किया, पर सच्चाई यह है कि जितने अनुकूल अवसर केंद्र शासन को इस दौरान मिले हैं, जो बात धनोपिया जी कह रहे थे कि पेट्रोलियम कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदर गिरी हैं, तो उसका लाभ अगर प्रदेश की जनता और देश की जनता को मिला होता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने या तो कह लें कि जो खाली खजाना मिला या अवसर को देखते हुए लगातार उस पर ड्यूटी बढ़ा दी और नतीजा यह है कि पेट्रोलियम की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले केवल औपचारिकता मात्र के लिए देश में कम हुई है। और उसी प्रकार की हमें यहाँ प्रदेश शासन ने भी ड्यूटी बढ़ाकर बनाई। और एक जब पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट नहीं हुई तो नतीजा ये कर के रूप में जो जेब कतरी का तरीका सरकारों ने खोज निकाला है सर्विस टैक्स के नाम पर, ये सर्विस टैक्स नहीं है, ये एक्सटॉर्शन है। ये अपनाया गया एक विकल्प है। एक अच्छा खासा इनकम टैक्स था, सेल्स टैक्स था, एक्साइज थी। इन रस्तों से जब रेवेन्यू प्राप्त होता था तो उसमें सर्विस टैक्स नामक एक नई चीज को जोड़कर इन्होंने आम जनता के हितों पर जो कुठाराघात किया है, उसके कारण निश्चित तौर पर जनता में त्राही है। और ये लगातार सिलसिला जिस तरीके से बढ़ रहा है, कभी 8% था, 12% था, आप 14% कर दिया और ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया। आप इनकम टैक्स को तो घटाते जा रहे हैं, आपने कॉर्पोरेट के लिए तो टैक्स घटा रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए, आम आदमी की जेब पर आप जिस प्रकार की जेब कतरी कर रहे हैं, डकैती नहीं, जेब कतरी, निश्चित रूप से इसे सराहा नहीं जा सकता। हिमांशु जी, यहाँ अगर कुछ ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्दी है, अगर सरकार को खाली खजाना मिला है
तो उसको एन के एन प्रकार ऋण वो भरने की एक आपत्ति है पड़ रही है। जी जी, मैं आप आपके पास इस बात को सर्टिफाई नहीं करें कि खाली खजाना मिला है। आप कृपया इस बात मैं आपके पास आऊंगा। मैं हिमांशु जी से सवाल कर रहा कि जिस तरह से जो भी सरकार सत्ता पे आई है उनका कहना है कि हमारे पास खाली खजाना था, ऐसी स्थिति में हम उसको पहले दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद हम आम जनता के लिए इस तरह से काम करेंगे जिससे वो महंगाई इन जैसे मारों से नहीं झेल पाए। जी त्रिपाठी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसके संदर्भ में दो महत्वपूर्ण चीजों को देखें कि जैसे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें घटी और आपने उसके अंदर ड्यूटी बढ़ा ली, तो आपने अपने घाटे की भरपाई के लिए एक ईश्वरीय संयोग से कह लें, जो मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि अगर मैं भाग्यशाली हूं तो इसमें क्या बिगड़ता है, तो एक अवसर ये मिला। दूसरी बात, दीपक जी अभी हवाला दे रहे थे कि कोयले की नीलामी में 1 लाख करोड़ से अधिक के राजस्व की प्राप्ति होने जा रही है। तो जब शासन के पास में दूसरे विकल्पों से आमदनी इतनी बढ़ रही है तो आम आदमी को तो बख्श देते, फिर एक निरीह आदमी की जेब पर डाका डालने की जरूरत क्या थी, ये जेब कतरी की जरूरत क्या थी, जब आपके पास सरकार के पास दूसरे विकल्पों से आमदनी आ रही है और पहले के मुकाबले काफी अधिक आ रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के संदर्भ में आप समझे त्रिपाठी जी कि न केवल आपकी आमदनी बढ़ रही है क्योंकि कीमतें घटी है, बल्कि जो सब्सिडी आपको देनी पड़ती थी वो भी बच गई। मतलब आपके जो लीकेज थे वो तो बंद हो ही गए, साथ साथ आवक भी शुरू हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में सर्विस टैक्स के माध्यम से जो आम आदमी पर बोझ डाला गया है, इससे बचा जा सकता था। पर जब जेटली जी ने कह ही दिया कि आप अपना ध्यान खुद रखना है, तो मुझे लगता है जनता से वो अपना ध्यान रखवाए, फिर किसी नई पार्टी को रुख करेगी। लगता है हिमांशु जी हमारा तकनीकी कारणों से हमारा हिमांशु जी से संपर्क थोड़ा कट रहा है। हम हमारे साथ हरसासी हैं गोकुल पटवा जी, हम उनसे जानेंगे पटवा जी। लेकिन हमारे साथ एक रीवा से दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाहते हैं। अजय जी, अजय सवाल करें अपना। मेरा ये निवेदन है जी कि हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, कृषक वर्ग से जी, और माननीय शिवराज सिंह जी ने जब 500 रुपए में आपके डीएपी थी जी, तो उसको 1300 रुपए करके और ब्याज माफ किए जी, जबकि हम लोगों को साल भर में मात्र 30 रुपए जो है तो उसका ब्याज लगता था 6% के हिसाब से जी। तो इस तरह से जब ये लोग हम लोगों के साथ ठगी करेंगे, डीजल बढ़ा दिए, खाद फिर से बढ़ा दिए, और ये गृह कार्य के जितने भी सामान और उपकरण है, लोहा है, तो इस तरह से आम जनता के साथ ये बीजेपी करना क्या चाहती है? बिल्कुल आपका सवाल आ गया, हम दीपक जी से उत्तर लेंगे। गोकुल जी, हमने इसके पहले आपसे किया कि ये जो अर्थशास्त्र है, क्या गणित है, अचानक सर्विस टैक्स सबसे खासकर महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण हर चीज महंगी होती है। सर्विस टैक्स में, और सर्विस टैक्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी उसकी सूची भी लंबी कर दी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ दी है जो सर्विस टैक्स के दायरे में आ रही, जो पहले नहीं आती। पटवा जी। देखिए, सर्विस टैक्स काफी लंबे समय से इस देश में लगाया हुआ है। उसमें कुछ आइटम भी बढ़ाए हैं और निरंतर उसमें रेट भी बढ़ती रही है। जब स्टार्टिंग में जब ये इम्प्लीमेंट किया था तो इसकी रेट भी बहुत कम थी और कुल 12 आइटम इसमें लिए थे जी। पर ये बात गुजरे जमाने की है जी। अब हमें एक साल बाद जीएसटी के लिए तैयार होना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस वो स्टेट गवर्नमेंट को भी लगाने के पावर मिल जाएंगे। अभी तक सर्विस टैक्स केवल सेंट्रल ही इम्प्लीमेंट करती थी, सेंट्रल ही इसको लगाती थी। तो ये तो तैयारी है लोगों पर और भार डालने की, मतलब यहीं तक आप इसे फाइनल ना मान के चलें। और मुझे ये लगता है कि ये इसके लिए तैयार 1 साल पहले से लोगों को तैयार किया जा रहा है और फिर इसमें रिलीफ दे के कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स और ज़्यादा आइटम पर इसमें सर्विस टैक्स लगाएगी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब दोनों का एक साथ इम्प्लीमेंटेशन होगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति पर इसका लोड बढ़ेगा। और आज बात जब आ रही कि महंगाई बढ़ने की तो एक चीज जरूर, मैं अभी तीनों मेरे विद्वान मित्रों ने बात की कि महंगाई का पैरामीटर हम क्या मान के चलें। और ये जो आज हम 1 अप्रैल से बात कर रहे हैं ये हम प्रिज्यूम कर रहे हैं या एक अनुमान लगा रहे हैं। जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें 1 अप्रैल से लागू हो गया। तो आज से लागू हो गया। एक मात्र सर्विस टैक्स वाली जहां तक बात है कि चूंकि अभी लोकसभा से अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वो कानून नहीं बना, इस कारण सर्विस टैक्स में हो सकता है महीने 15 दिन की और छूट मिल जाए, लेकिन बाकी सारी चीजें बढ़ चुकी है।
मैं आपका वही जो बात आप कहना चाह रहे हैं, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता हूँ। एक्चुअल में जो पैरामीटर हैं, पैरामीटर में सर्विस टैक्स कहीं नहीं है। महंगाई की जब हम बात करते हैं तो गेहूं, चावल, पेट्रोल, आटा, दाल, इस पर हमारे महंगाई का एक पैरामीटर तय किया हुआ है कि महंगाई किन चीज़ों पर बढ़ी, कितनी बढ़ी। और यही कारण है कि लगभग एक साल में मैक्सिमम मंथ की जब महंगाई की हम रेट देखेंगे तो माइनस में गई है। ये पहला लगभग 40-50 साल में पहला ऐसा वित्त वर्ष गया है जिसमें ओवरऑल महंगाई की रेट सबसे कम रही है। पर या तो मतलब आपका कहने का मतलब अनुपात जो है, जी, मतलब जब से भारत आजाद हुआ है, ये अभी फाइनल फिगर नहीं आया क्योंकि मार्च का फिगर बाद में आएगा जी, और मार्च तक का फिगर आएगा। तो मुझे ये लगता है कि आजादी के बाद ये पहला वित्तीय वर्ष होगा जिसमें महंगाई की रेट सबसे कम रही होगी। या इसके बाद अगर कोई आएगा तो 77 से 80 का एक युग रहा है मोरारजी भाई के टाइम में, वो आएगा। मैं तो इसमें थोड़ी सी नई बात कहना चाहता हूँ। ये कैसे पटवा जी कैसे कह सकते हैं? जी, मैं ऐसे कह रहा हूँ, महंगाई की मार मैंने पहले से मैंने अभी तक के पूरे इतिहास बता रहे हैं कि सबसे कम हुआ, जबकि सर्विस टैक्स 12 से 14% चीज से एक एक चीज सुई से लेके सोना तक महंगा हो गया। नहीं, ये अलग विषय है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई का जब कैलकुलेशन होता है अर्थशास्त्र की दृष्टि से तो उसमें सर्विस टैक्स शामिल नहीं है। जैसे ये पहला वर्ष है जो मेरी जानकारी में है कि यहाँ औसत 1% जमीनों की रेट इस बार कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ी है, नहीं तो कभी भी 10% से कम का एवरेज नहीं रहा है। तो ये आप जो बात करना चाह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ी कहाँ है, कैसे बढ़ी है, ये एक रिसर्च का विषय है। अगर अर्थशास्त्र की भाषा में आप बात करना चाहें तो महंगाई नहीं बढ़ी है। पर आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आम जनता आज की तारीख में त्रस्त है, उस पर टैक्सेज की मार है, नए नए टैक्सेज ईजाद किए जा रहे हैं। इवन जो लोकल अथॉरिटी से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक जितने टैक्स हैं, मुझे लगता है कि अभी तक के सर्वाधिक टैक्स इस वक्त लगा दिए गए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि आम आदमी परेशान है। पर जब महंगाई शब्द की बात करें हम तो उसको एक डेफिनेशन के हिसाब से हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। और ऐसे ही अगर अच्छे दिन की बात हम करें तो अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? हमें परिभाषा केवल क्या महंगाई से रिलेटेड होना चाहिए? आम जनता को तो उसी से मतलब है ना। नहीं, मुझे लगता है उसको सब्जी मिल जाए कम सस्ते दाम में, उसको 2 जून की रोटी मिल जाए सस्ते दाम में, वो छोटी मोटी जो सुविधाएं चाहता है वो मिल जाए सस्ते दाम में, तो यही अच्छे दिन है। अगर हम ये बात करें तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से आटा, दाल, चावल, जितने रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, गैस, अगर हम मार्च 2014 से मार्च 2015 की तुलना करें तो आज की तारीख में मैक्सिमम आइटम माइनस में है। इसमें प्लस में क्या है ये मेरी समझ से बाहर है। और यही कारण है कि मैक्सिमम मंथ में अगर हम मई के बाद से कैलकुलेशन करें तो महंगाई की दर बहुत कम बढ़ी है और पिछले साल से काफी कम रही है। पटवा जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हम आपने शायद हमारा वो पैकेज नहीं देखा, हमने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें जो विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया था वो सिर्फ महंगाई पे था। हम आपसे फिर जानेंगे। लेकिन धनुपिया जी, जो महंगाई की नई परिभाषा पटवा जी ने दी है, इससे आप कितना सहमत हैं? इस परिभाषा कुछ गले नहीं उतर रही। त्रिपाठी जी, पटवा जी अर्थशास्त्री है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा जैसा व्यक्ति बहुत साधारण सा व्यक्ति। थोड़ा सा रोकेंगे, एक दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं दमोह से। प्रदीप जी सवाल करें। कर का ढांचा भेदभावपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखा जाता है जो गरीब होने का सर्टिफिकेट ले लेता है वो कोई कर नहीं देता है, उसे 1 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो गेहूँ, 2 रुपए किलो चावल मिल जाता है और फ्री की चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा सुविधाएं मिल जाती है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार या उसके कुछ ऊपर का जो ईमानदारी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स देता है, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगली सैलरी के 4-5 दिन पूर्व उनको बिल्कुल आपने सही कहा। सवाल आ गया, हम इसका दीपक जी से उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक सिहोरा से भी दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी सवाल करें। लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। जी धनुपे जी, आप। मैं आदरणीय पटवा जी से जानना चाह रहा हूं कि अभी उन्होंने महंगाई की नई परिभाषा बताई कि सबसे आज तक के कम हो गए, तो मैं आदरणीय पटवा जी से ही पूछना चाहता हूं, वो बताएं कौन से आइटमों के रेट यूपीए सरकार के बाद अभी कम दिख रहे हैं आपको, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि पहली बार 10 साल में देखा मैंने कि कलेक्टर रेट बढ़े नहीं, जमीनों के हो गए। शायद पटवा जी आपको याद हो गया ना हो, मुझे तो याद है कि आज हमारे समाज के अंदर लोगों का पैसा ही नहीं है।
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। संपत्तियों के मूल्य इतने ज्यादा गिर गए हैं, रियल एस्टेट की मार्केट में इतनी खराब हो गई है, कोई खरीदारी नहीं है। मार्च में 31 मार्च में लाइन लगा करती थी रजिस्ट्री कराने वालों की, इस बार तो बुला के बोल रहे हैं तो लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए रेट कम हो गए। बिल्कुल। दीपक जी, धनुपिया जी ने तो पटवा जी का उत्तर दिया। दीपक जी, जो अभी एक हमारे दर्शक ने कहा कि डीएबीपी महंगा हो गया, 500 से जाके 1400 हो गया, आप एक तरफ भलाई की बात करते हैं, मध्यम वर्गीय किसानों की बात करते हैं, डीएबीपी से जो बहुत बड़ी बात उठाई उन्होंने, दूसरा ये कि मध्यम वर्गीय परिवार ही ज्यादा चपेट में आता है। एक तरफ जिनका बीपीएल जो कार्ड धारक है उनको 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल और दूसरे अन्य छूट देते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार जो थोड़ा सा आय करता है वो तो अपने दूसरे महीने की तनख्वाह का इंतजार करता रहता है और सबसे ज्यादा मार उस पर पड़ती है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जो दमोह के सज्जन ने कहा है कि गरीब टैक्स नहीं देते, तो इस देश में सभी टैक्स देते हैं और ये जरूर है कि जो इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स हैं उनकी मार जो है समृद्ध लोगों और मध्यम वर्गीय लोगों पर ज़्यादा होती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे कोई भी गरीब व्यक्ति भी चाय पीता है, चाय की पत्ती जब वो खरीदता है तो निश्चित तौर पर उसमें टैक्स देना होता है, शक्कर जब खरीदता है तो उसको टैक्स देना होता है। जहाँ तक जनहित में या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की बात है, तो चाहे गेहूं की बात हो या अनिवार्य जो भोजन की चीज़ें उनकी बात हो, तो उसमें जरूर सब्सिडाइज किया जाता है। और मैं समझता हूं कि भोजन का अधिकार या इससे जुड़ी हुई जो बेसिक चीज़ें उनका अधिकार, ये मनुष्य का मूल अधिकार है और गरीब भी समाज के में से कुछ बेसिक चीज़ें लेने के अधिकारी हैं, इसलिए उनको सब्सिडाइज किया जाता है। उनका भी बराबर का योगदान है और वो भी रोज़ 8, 10, 12 घंटे काम करते हैं, तो समाज की जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए बेसिक चीज़ों के मामले में सब्सिडी दी जाए। और ये खाली भारत की बात नहीं है, दुनिया भर के सभी देशों में, चाहे वो गरीब देश हों चाहे अमीर देश हों, वहाँ पर जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, उनको सब्सिडाइज करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि समाज के जो भी संसाधन हैं, दुनिया में जो कुछ भी है, उस पर सभी नागरिकों का बराबरी का अधिकार है। रही बात टैक्सेशन की, तो हर देश की ऐसी पॉलिसी होती है कि खाद की जो खाद का जो सवाल था कि जो डीएपी क्यों महंगी हो गई, मैं समझता हूँ कि उन सज्जन को याद नहीं है कि वो जो महंगाई थी वो मनमोहन सिंह के ज़माने की थी और अभी कोई कीमत नहीं बढ़ी है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसी समय कीमत बढ़ी थी अचानक कई गुना और वो बड़ा मुद्दा बना था। अब ये निश्चित तौर पर उसमें कमी आई है पिछले, आप कीमत की तुलना जब करेंगे कि 2014 में क्या स्थिति थी और 2015 में क्या स्थिति थी। नहीं, ये इस साल जो डीएबीपी के रेट थे उसका सवाल कर रहे हैं। अब नहीं, अब कोई कीमत नहीं बढ़ी है, एक बात। और दूसरी बात, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेता ये समझते नहीं कि महंगाई का क्या मायने हैं। महंगाई जो है उसके आकलन के दुनिया भर में एक ही तरीका है कि मैं किसी भी एजेंसी की बात करूं, मैंने बात शुरू की थी पेट्रोल की, तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पे लगे थे। आप तुअर की दाल ले लो, आप चावल ले लो या 10 चीज, कोई चीज महंगी नहीं हुई है, इनमें से कोई चीज महंगी नहीं हुई है। त्रिपाठी जी, मैं समझता हूँ, धनोपिया साहब, त्रिपाठी जी कंपैरेटिव चार्ट देख लीजिए, हम आपके पास आएंगे। कोई भी चीज महंगी नहीं हुई है, लेकिन आप दो चीजों को जो मिलाने की कुछ प्रयास किया है, मैं समझता हूँ दोनों अलग बातें हैं। टैक्सेशन पॉलिसी अलग बात है और महंगाई अलग बात है। आम आदमी की जो भी जरूरत की चीजें, उनमें कोई भी चीज महंगी नहीं हुई है। और गोकुल पटवा जी का कहना बिल्कुल ठीक है, पिछले 50 सालों में पहली बार इस साल ऐसा हुआ है जो ये मुद्रास्फीति की दर थी और महंगाई का जो आंकड़ा है वो न्यूनतम स्तर पे है। जहां तक टैक्सेशन की बात है, तो दुनिया भर में चूंकि देखिए अर्थव्यवस्थाओं का पिछले 200-300 सालों में लगातार अलग तरह से विकास हुआ है। 300 साल पहले खेती मुख्य जो है आर्थिक स्रोत होती थी, बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और पिछले 20-25 सालों में एक टर्शरी सेक्टर बढ़ा है, सेवा क्षेत्र बढ़ा है। तो अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ती है तो निश्चित तौर पर उस पर टैक्सेशन लगाना होता है। और आम आदमी जिसको आप कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो सेवाएं लेता है उसकी आर्थिक स्थिति औरों से बेहतर होती है, समाज के गरीब वर्गों से बेहतर होती है। और सरकार को विकास के लिए निश्चित तौर पर राजस्व की जरूरत होती है। आपको सड़कें चाहिए, सिंचाई के संसाधन चाहिए, बिजली चाहिए, तमाम, इसलिए महंगाई जरूरी हो। नहीं, महंगाई जरूरी नहीं है। वो सरकार चाहे आज की सरकार हो या 5000 साल पहले की सरकार हो, जनता से उतना टैक्स लेती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़े। और जो टैक्स बढ़ाया गया है, मैं समझता हूँ 1% या आधा % या 2% अभी कुछ मामलों में, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जनता उसको वहन करने की स्थिति में है। जी दीपक जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ हम हिमांशु जी जानना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक खिलचीपुर से दर्शक हैं। रामचंद्र जी, अपना सवाल करें। रामचंद्र जी, अपना सवाल करें। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो? अरे सर, मेरा कहने का ये मतलब है सर, पहले जब गवर्नमेंट आई थी जब, तो आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, उसके बाद सवाल करें। हेलो सर। हाँ जी। अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, उसके बाद सवाल करें तो सुनाई पड़ेगा।
नहीं सर, मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि पहले जब चुनाव हुए थे, जब मोदी जी का एक ही नारा था कि हेलो जी जी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो अभी तक आए ही नहीं, हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं अच्छे दिन कब आएंगे। आजकल देखो हमारे गिलचीपुर एरिया में इतने गड्ढे पड़े कि जो लोग परेशान है, बिल्कुल आत्महत्या पे मजबूर है। और बिल्कुल ही ना तो वो मनरेगा का काम चल रहा है, पहले तो फिर मनरेगा का काम चलता था, गांव के अंदर तो सब मजदूर काम करते थे, आजकल तो पैसा ही नहीं मिलता, 1 रुपया ही समझो आप। जी 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 बिल्कुल आपका सवाल आ गया है, मनरेगा का मुद्दा आ गया है। हम निश्चित तौर पे दीपक से पूछेंगे जो मनरेगा का जो काम बंद कर दिया गया। हमारे साथ एक और दर्शक हैं भिलाई से, तुलसीराम जी अपना सवाल करें। जी मेरा कहना यह है किसी एक व्यक्ति को दोष देना ठीक नहीं है। चुनाव जीतने के लिए तो कई नारे लगाए जाते हैं जी। सिर्फ सरकारी कर्मचारी और की वजह से वित्तीय बोझ बढ़ते जा रहा है सरकारों के ऊपर जी। इनका जो साल में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, उसी हिसाब से मजदूर वर्ग का भी वेतन के ऊपर ध्यान देना चाहिए इनको। बिल्कुल मजदूरों की मजदूरी पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान आपने देना सही चाहिए और किसानों के जो ब्याज भी कम करना चाहिए लोन के ऊपर। जी बिल्कुल सही। अभी तो 0% जैसा कि दीपक जी बोलेंगे हम 0% दे रहे हैं। हिमांशु जी आपने हमारे 2 दर्शकों के सवाल भी सुने, हम अपने बीजेपी और कांग्रेस से भी इसका उत्तर लेंगे। लेकिन पटवा जी ने एक महंगाई की नई व्याख्या की है और उन्होंने कहा है, दीपक जी ने भी कहा है कि पिछले जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है सबसे कम महंगाई की दर बढ़ी है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए जो माननीय अर्थशास्त्री जी कह रहे हैं उसमें सबसे बड़ा पहलू जो देश के संदर्भ में वो पेट्रोलियम पदार्थों के संदर्भ में है। हमारे डेफिसिट का, हमारे बजट घाटे में एक बड़ा योगदान जो है पेट्रोलियम पदार्थों के अंदर दी जाने वाली सब्सिडी का रहा है। और अभी जो दौर चल रहा है उसमें पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी खत्म ही हो गई, साथ साथ वो आय का माध्यम भी बन गया। तो ओवरऑल जो बजट की स्थिति है उसमें निश्चित रूप से आपको बेहतर स्थिति दिखेगी। लेकिन सरकार के द्वारा जाती ये हुई है कि उसने उस लाभ की स्थिति को जनता को ट्रांसफर नहीं किया। मेरा कहना इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट तौर पर यह है कि यह बात सही है कि एक खराब वित्त व्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था विरासत में इस सरकार को हासिल हुई थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वर्षों से बीमार रहा है तो उसे स्वस्थ करने के संदर्भ में क्रमागत रूप से खाने को दिया जाता है, ना कि एक मुश्त सौंप दिया जाता है। पर यह सरकार एक मुश्त खाने पर आ गई। इसलिए इस सरकार ने सारे इतने सालों के घाटे की भरपाई एक साथ करने की कोशिश कर रही है और इस कारण से जनता के ऊपर यह जाती होने जा रही है। जब आपको राजस्व की अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वैकल्पिक अवसर मिल रहे थे तो ऐसे अवस्था में अगर आपने सर्विस टैक्स या माल भाड़े में वृद्धि, अभी आप देखिएगा जो बात है कि इस एक तारीख वृद्धि हो रही है रेलवे का रॉ मटेरियल के तौर पर जब डीजल सस्ता हो गया तो माल भाड़े की वृद्धि को टाला जा सकता। माल भाड़े में वृद्धि का सीधा इंपैक्ट खाद्य पदार्थों की कीमतों में, डीएपी की कीमतों में, अन्य जितने भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोहा, सर या वरिया है, इन सब में भी पड़ेगा। दूसरा, दीपक जी बोले कि डीएपी के दाम नहीं बढ़े। अरे दाम तो बाद में बढ़ेंगे, पहले डीएपी तो उपलब्ध करा दो। इस साल जितनी ज्यादा परेशान किसान खाद के लिए हुआ है, स्वयं मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, और विवशता इन राज्यों की सरकारों की ये रही कि पहले जब कभी अगर खाद की परेशानी होती थी तो राज्य सरकार कम से कम केंद्र पर चिल्ला चोट कर लेती थी। नरेंद्र मोदी जी का खौफ इतना यहाँ के राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर हो गया कि इन लोगों से तो आवाज भी नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, तो किसान तो दोनों तरफ से मारा गया। और दूसरी बात ये, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अरुण जेटली जी ने जब खुल्लम खुल्ला ही कह दिया कि मध्यम वर्ग अपना ध्यान खुद रखे तो जनता के स्तर पर कोई अपेक्षा की बात करना ही बेईमानी हो गया। इस संदर्भ में अगर दीपक जी कुछ रोशनी डालें तो मुझे लगता है कि आपके दर्शकों का काफी लाभ होगा। बिल्कुल हिमांशु जी, हम दीपक से पूछेंगे, हम धनोपिया जी से भी इसका उत्तर लेंगे कि विपक्ष के रूप में वो किस तरह इसको लेते हैं। लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। महंगे हुए दिन, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही ओला प्रभावित किसानों का दर्द बांटने के लिए नीमच पधारने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। शुभेच्छु उदयलाल आंजना, पूर्व विधायक निम्बाहेड़ा, मनोहर लाल आंजना, पूर्व प्रधान छोटी सादड़ी, विक्रम आंजना, पूर्व सरपंच ग्राम कैसुंदा। ओला प्रभावित किसानों का दर्द बांटने के लिए नीमच पधारने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत।
शुभेच्छु नीता दुआ, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका नीमच, हरीश दुआ, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नीमच। ओला प्रभावित किसानों का दर्द बांटने के लिए नीमच पधारने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। शुभेच्छु तरुण बाहेती, लोकसभा उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस मंदसौर। कांग्रेस की राष्ट्रीय माननीय सोनिया गांधी जी के 2 अप्रैल को मेरे क्षेत्र जावद में किसानों का दर्द बांटने और आंसू पोंछने के लिए पधारने पर हार्दिक आभार एवं ढेरों शुभकामनाएं। शुभेच्छु सत्यनारायण पाटीदार, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष, जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। ओला प्रभावित किसानों का दर्द बांटने के लिए नीमच पधारने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। शुभेच्छु अमृत यादव, युवा नेता, नरेंद्र पाटीदार, जनपद सदस्य, राधेश्याम भील, सरपंच, शोभाराम नायक, घनश्याम यादव, लालाराम यादव एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, जावेद विधानसभा क्षेत्र। हम दिखाते हैं जनता के मुद्दे, उठाते हैं आम आदमी की आवाज, पूछते हैं जिम्मेदारों से सवाल, सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महंगे हुए दिन पर। हम ब्रेक पे जाने से पहले हिमांशु जी ने कहा, हिमांशु जी ने सवाल किया था दीपक जी से कि आप अगर महंगाई के मुद्दे पर मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं उनके मुद्दे पर उनको क्या सुविधा मिल रही है, उसमें प्रकाश डालें तो हो सकता है जनता को ज्यादा फायदा हो। लेकिन हमारे साथ एक रायपुर से दर्शक हैं, नवल जी, अपना सवाल करें। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर कि गवर्नमेंट का अभी जो बजट आया है इसमें सर्विस टैक्स के ऊपर में 2% बढ़ोतरी हुई तो पूरा हो हल्ला हो रहा है जी। ये जितनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, तो एक मेरा निवेदन था कि गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट में जाता है, जो लॉस होता है और बाहर से जो लोन लेते हैं उसका हेवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जी। ये जो शराब है, सिगरेट है, टोबैको वगैरह है, इसमें जो टैक्सेस है इसमें अगर 50% अगर कर देवे तो मेरे हिसाब से डेफिसिट भी कम होगा और महंगाई की मार भी पब्लिक पर कम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल गोकुल जी, आप ये सुनिएगा। आपने सुना होगा, हम आपसे इस बारे में उत्तर लेंगे जो हमारे दर्शक नवल जी ने कहा। हमारे साथ एक और दर्शक हैं दमोह से, हरि अवतार जी, सवाल करें अपना। लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। हम दीपक जी से उत्तर लें उसके पहले हमारे एक दर्शक ने जो सवाल किया है गोकुल जी, हम आपसे उसका उत्तर जानना चाहते हैं। बिल्कुल, उनका प्रश्न बड़ा जायज है और निश्चित तौर पे जो उन्होंने कहा है मैं उस बात से सहमत हूँ कि थोड़े बहुत टैक्स की रेट बढ़ने से उतना भार नहीं पड़ता अगर उसके बदले में ज़्यादा रियायत दी जाए, ज़्यादा लाभ दिया जाए। और मैं इसके साथ में क्लब कर रहा हूँ, हिमांशु जी ने एक बात कही थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर अभी तक ज़्यादातर चर्चा रही है कि उसमें लॉस खत्म हो गया है। तो एक्चुअल में ये एक भ्रम की बात है। आप खरीदते क्रूड ऑयल है और क्रूड ऑयल में आज भी केरोसिन पे आपको सब्सिडी देना है, रसोई गैस पर सब्सिडी देना है, उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें इंडस्ट्रीज को देना है वो सब्सिडी की रेट पर देना है। हाँ, पेट्रोल और डीजल 2 प्रोडक्ट अब ऐसे हो गए हैं जिन पर सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ रही। पेट्रोल पर तो सब्सिडी कभी थी नहीं, केवल डीजल पर एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया है जिस पर सब्सिडी खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को जो सब्सिडी देना पड़ती थी वो खत्म हो गई है। दूसरी बात, क्रूड ऑयल की रेट हम इंटरनेशनल मार्केट की रेट पर जरूर बात करते हैं, उसका बेनिफिट भी कंट्री को हो रहा है, आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा, मैं इस बात तक सहमत हूं।
पर अकेले पेट्रोलियम प्रोडक्ट से महंगाई की तुलना या उसका कैलकुलेशन नहीं होता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का केवल 8%, जब हम महंगाई का कैलकुलेशन करते हैं तो 8% उस पर भार आता है, बाकी 92% दूसरे हैं। बल्कि आपने मेरी बात जब कही थी और बाकी लोगों से उत्तर चाहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो महंगाई कम हो रही है ये हमारे देश को लॉस पहुंचा रही है, क्योंकि महंगाई की रेट की जब हम बात करते हैं उसमें 62% प्रोडक्ट किसान और किसान से रिलेटेड जो और रहते, चाहे वो दूध का हो या इस तरह के प्रोडक्ट हो, उस पर कैलकुलेशन होता है। अगर उसकी रेट गिर रही है तो निश्चित तौर पर ये अच्छे दिन की परिभाषा में नहीं है। उनको तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अगर उनकी प्रॉफिट बढ़ती है, उनकी रेट बढ़ती है, तो देश में अच्छे दिन की कल्पना की जा सकती है। महंगाई का जो कैलकुलेशन है, या तो वो सिस्टम चेंज होना चाहिए, उसमें जो रेट सब आना चाहिए। जो पुराने जमाने में जब रोटी कपड़ा और मकान की बात की जाती थी, वो आइटम आज भी महंगाई की रेट में है। आज महंगाई की रेट की तुलना होना चाहिए प्रॉपर्टी से। आज महंगाई की रेट की तुलना होना चाहिए कि जो लग्जरियस आइटम आज आवश्यकता की चीज हो गई, जैसे कभी एसी, पंखा या जो फ्रिज जैसी चीजें महंगाई की रेट में नहीं आती, आज ये चीजें उसमें शामिल होना चाहिए। महंगाई में हम बात करते हैं तो जो कैलकुलेशन का सिस्टम है वो सिस्टम ही एक तरह से देखा जाए तो आज की तारीख में हम उसे दुरुस्त नहीं मानेंगे। और यही कारण है कि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, पर जब कैलकुलेशन की बात आती है, सरकारी आंकड़ों की बात आती है, तो वो आंकड़े ये कहते हैं कि माइनस पर। मैंने आंकड़ों की बाजीगिरी होती। पटवा जी, सबसे बड़ी बात यहाँ है, सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान में मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या है और सबसे ज्यादा मार उसी पे पड़ रही है। हम आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन दीपक जी, अभी हिमांशु जी ने भी सवाल किए थे और जनता ने भी सवाल किए हैं। हमारे साथ एक और दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं, शमशाबाद से प्रदीप जी सवाल करें। मेरा दीपक जी से एक सवाल है, सीधा सीधा जी। क्या चुनाव जीतने के लिए आपने ये अच्छे दिन का जुमला दिया था क्या? दूसरा सवाल ये है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की गवर्नमेंट है और केंद्र में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, तो आप पेट्रोल डीजल पे बेच तक क्यों कम नहीं करते? जी जी जी। हमारे साथ रतलाम से एक और दर्शक हैं, बलवंत जी अपना सवाल करें, हम आप दोनों लोगों का उत्तर साथ में दीपक जी से लेंगे। बलवंत जी सवाल करें। सर, मेरा सवाल है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मोदी सरकार ने जो वादे करे थे बड़े बड़े, उनने अभी तक कुछ पूरे नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है सर कि डीए पॉइंट के लिए कांग्रेस की सरकार में डीए पॉइंट आते थे, अभी तक इस जब से बीजेपी बैठी है हमारा डीए पॉइंट माइनस ही माइनस जा रहा है। जी जी जी, ये इसका उत्तर तो शायद पटवा जी दे पाएंगे। हमारे साथ हरि अवतार दमोह से जुड़ गए हैं। हरि अवतार जी अपना सवाल करें संक्षेप में। जी जी, मेरा सवाल ये है कि खाद की सिर्फ किसानों को जरूरत पड़ती है जी, उसके अलावा किसी को जरूरत नहीं पड़ती जी। कोई किसी के खाने की चीज तो है नहीं सिवाय किसान के, क्योंकि इसको खेती में उपयोग होता है जी, सवाल करें अपना। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता, जब देखो जब कमी रहती है, जब देखो जब डुप्लीकेट मिलता है, तो जो साल भर खाद बनता है आखिर वो जाता कहाँ है जब किसानों को समय पर नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही आपने कहा है। हिमांशु जी ने भी ये दीपक जी से उत्तर जानना चाहा था कि डीएबीपी महंगी की बात तो बाद में है, पहले ये तो बताए खाद मिल जाए, उसकी कालाबाजारी हो रही। दीपक जी देखिए, मैं समझता हूं कि जो पिछला सीजन था उसमें मौसम की जो मार थी उसकी वजह से अचानक डिमांड बढ़ी थी, लेकिन जहां तक आपूर्ति की बात है तो डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति हुई है और पिछले सालों से तुलना करेंगे आप तो पिछले सालों से ज़्यादा आपूर्ति हुई है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम में जो जिस तरह से उतार चढ़ाव होते हैं तो एकदम डिमांड बढ़ती है और ये कांग्रेसी जो मित्र हैं हमारे वो अफवाहें फैलाने में कमी नहीं करते हैं, तो अचानक जो दुकानों पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। कहीं कोई कमी जैसी स्थिति नहीं रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही है और पर्याप्त आपूर्ति रही है। किसान चक्का-जाम क्यों करता है दीपक जी? नहीं, किसान कहीं नहीं करता है। हमारे कांग्रेसी मित्र बेरोजगार हो गए हैं सारे और कोई राजनीतिक कर्म है नहीं इन लोगों के लिए, तो ये माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हिमांशु द्विवेदी जी ने 2 बार एक सवाल उठाया है कि अरुण जेटली जी ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि मध्यम वर्ग जो है वो इन स्थितियों से अपनी राहत कैसे निकालेगा, ये उसको सोचना है। मैं समझता हूं कि हिमांशु द्विवेदी जी को अरुण जेटली जी के जो भाषण है उसको समग्रता में देखना चाहिए। पिछले 10 सालों में यूपीए की सरकार रही है और उस समय उन्होंने मध्यम वर्ग को या इनकम टैक्स पेयर्स को कितनी छूट दी है इसकी तुलना करें, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 1 साल में 2 बार बजट दिया है उसमें कितनी छूट दी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने कई सालों में मिलकर 1,60,000 पहले लिमिट थी और उसके बाद 2 लाख तक की केवल 40,000 की छूट दी थी 5-7 सालों में।
और भारतीय जनता पार्टी की जैसी पिछले मई में सरकार बनी, हमने सरकार बजट पेश किया और 50,000 की छूट तो सीधे सीधे दे दी थी, 2 लाख की लिमिट को 2.5 लाख कर दिया था। एक बात। दूसरी बात, निवेश की जो छूट थी किसी भी तरह के निवेश के ऊपर, वो 1 लाख की छूट थी, कांग्रेस की सरकारों पिछले 10 साल से चल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार आई तो हमने उस छूट को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया। तीसरी हाउसिंग लोन के बारे में थी कि हाउसिंग लोन का जो ब्याज दिया जाता है उसमें 1.5 लाख की छूट हुआ करती थी और हमारी सरकार ने आते ही उसको 2 लाख कर दिया। इसके अलावा भी इस बजट में पेंशन फंड में निवेश के लिए मध्यम वर्ग के लिए 50,000 तक के निवेश की अतिरिक्त छूट दी गई है। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात है उसमें छूट की बात कही गई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बॉन्ड है उसमें अतिरिक्त छूट की बात है। तो अरुण जेटली जी का आशा है कि मध्यम वर्ग अगर बचाना चाहता है तो उसको निवेश के जो आधुनिक प्रक्रिया है उससे जुड़ना पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था में अपना पार्टिसिपेशन हो, तभी वो अपनी पूंजी बढ़ा पाएगा और तभी उसकी सेविंग ज्यादा होंगी। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में जितनी छूट नहीं दी उससे कई गुना ज्यादा छूट हमने 1 साल के भीतर जो 2 बजट पेश किए उसमें दी है। और हिमांशु जी अरुण जेटली जी के उस वक्तव्य को समग्र भाषण के रूप में पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ सही बात। दीपक जी जो आपने जवाब दिया है उसका प्रत्युत्तर हम हिमांशु जी से लेंगे, लेकिन चूंकि विपक्ष में हमारे विपक्ष के साथ ही हमारे साथ धनोपिया जी हैं। धनोपिया जी, आप कितना इत्तेफाक रहते हैं? हिमांशु जी के पास हम इसके बाद जाएंगे। जो अभी दीपक जी ने लगातार अपना जो 1 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था उसके अंदर जो उन्होंने गिनाए हैं, गुणगान किया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? त्रिपाठी जी, मुझे सबसे पहले तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मेरे मित्र विजय वर्गीय जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग अफवाह उड़ाते हैं। वो होता है, कांग्रेस के राज में सारी डीएपी खाद की जो बिक्री होती थी वो सहकारिता के माध्यम से होता थी, सहकारिता की समितियों के द्वारा होती थी। इन्होंने अपने मित्रों को, जो व्यवसायी लोग हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जो काला बाजारी करते हैं, जिसका बंटवारा ये लोग करते हैं, उनको एजेंसियां दे दी है। इसके कारण काला बाजारी होती है। और मेरे मित्रों ने कहा कि समग्रता से देखें अरुण जेटली जी का भाषण, तो अरुण जेटली जी तो वो व्यक्ति हैं कि 2013 का जब बजट बन रहा था तब वो कह रहे थे कि 5 लाख रुपए होना चाहिए आयकर की छूट, और जब वित्त मंत्री बन गए तो 1 पैसा नहीं बढ़ा पाए और जो घुमा फिरा के लोगों को इधर से निकाला इधर बढ़ा दिया। और जो मेरे मित्र ने जितना कहा है उसमें कम से कम 75% गलत आंकड़े हैं। जी जी, हिमांशु जी आपने मेरा निवेदन ये है, मेरा जो आंकड़े करने इसमें क्या गलत है ये बता दें। भैया बताना चाहता हूँ, इनकम टैक्स की छूट गलत है, हाउसिंग के इंटरेस्ट के ऊपर गलत है, निवेश पे गलत है, बढ़ा है, पैसे की वैल्यू कम हुई है इसलिए उतना ज्यादा बढ़ा है। आपका टैक्सेशन लगता है, लोगों की सैलरियां बढ़ी है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, फिगर बढ़ी है। मतलब अब ये धनोपिया जी स्वीकार कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर इतनी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, 1 साल के भीतर इतने वेतन बढ़ गए हैं, 1 साल के अंदर इतनी आमदनी बढ़ गई है। मनमोहन सिंह के राज में देश क्या हो सकता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह 1 साल के भीतर अगर देश में इतनी आमदनी बढ़ गई है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अमेरिका जैसे देश के अंदर सरकारी ऑफिस बंद होगा, सैलरी बांटने पैसा नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों का परिणाम था कि हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत खड़ा था। आप क्या बात करते हैं? आप बर्बाद कर दिया लोगों को। जी धनुपिया जी और दीपक जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हिमांशु जी से हम जो दीपक जी ने उत्तर दिया है उसका प्रत्युत्तर हम हिमांशु जी से जानना चाहेंगे। हिमांशु जी, दीपक जी ने बहुत सारी फेहरिस्त गिनाई है कि 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने अच्छे दिन आने के लिए जो काम कर देना चाहिए वो सारे कर दिए हैं जो 10 साल में मनमोहन सिंह सरकार नहीं कर पाई थी। देखिए, मैं दीपक जी की सराहना करता हूं कि वो अपनी पार्टी का पक्ष बेहतर तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे कुछ सवाल हैं। एक, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ही मित्र अफवाहें फैलाने में माहिर है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि मुझे नहीं पता है कि गौरीशंकर बिसेन जो इस प्रदेश के कृषि मंत्री हैं वो कब कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद कई मोर्चों पर यह स्वीकारा कि हाँ खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो उनका इशारा गौरीशंकर बिसेन के संदर्भ में या धनोपिया जी के साथियों के संदर्भ में मैं समझ नहीं पाया, वो बाद में रोशनी डाले। दूसरा, उन्होंने तमाम उदाहरण जेटली जी के संदर्भ दिए कि उन्होंने ये छूट दी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो क्या बात कह रहे हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है मोटर व्हीकल्स पे, वो अमूमन आम आदमी के द्वारा कराया जाता है, कोई लग्जरियस आदमी थर्ड पार्टी नहीं कराता। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तक को आपने नहीं बख्शा, उसे बढ़ा दिया। आप बचत में छूट की बात कर रहे हैं। अरे आपने तो बचत की मैच्योरिटी पर भी टीडीएस के प्रावधान कर दिए। आपने बीमा प्रीमियम जो आम आदमी की सुरक्षा का मूल आधार है उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। तो इस प्रकार से आम आदमी से जुड़े हुए विषयों को भी आप अपने कर के दायरे में लाते जा रहे हैं। तो आम आदमी इस परेशानी को कैसे वहन करे, इस पर दीपक जी आपकी पार्टी को विचार करना चाहिए। और आपके विचार करने की जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि आपने ऐसे वायदे किए थे। 15 लाख के संदर्भ में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह ही चुके कि ये था। और मुझे लग रहा है कि अब आपकी बातचीत जिस दिशा में चल रही है तो पूरा देश ऐसा
लगता है तकनीकी खामियों के कारण हमारे हिमांशु जी से संपर्क टूट गया है। हम दीपक जी से जानेंगे, क्योंकि हिमांशु जी ने दीपक जी पे सवाल उठाए हैं, लेकिन हमारे साथ एक रीवा से दर्शक है आनंद मणि, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। आनंद मणि जी, सवाल करें। हाँ सर, मैं अभी जो हिमांशु जी की बातें सुन रहा था, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा जी कि ये जो अपने विजय वर्गीय जी कह रहे हैं जी, ठीक है, अरुण जेटली के बारे में तर्क दे रहे हैं। ये जो सरकार है, जुमलों की जो जुमला होता है ना, जो उन्होंने बोला था कि जुमलों की सरकार है अमित शाह ने, हर बात पे ये जुमला ही बन के आ जाएगा। और सत्य कह रहे हैं, अभी जो इंटरप्रिटेशन आया था आपके दीपक जी का, इनका आपके सुधांशु जी का, तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। हम दीपक जी से उत्तर ले लेंगे। हिमांशु से हमारा संपर्क टूट गया, लगता है फिर से जुड़ गया। हिमांशु जी अपनी बात पूरी कर ले, लेकिन हमारे साथ एक और रतलाम से दर्शक हैं, ओम जी, अपना सवाल करें। सर जी, मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे कि जब ये वर्तमान केंद्र सरकार, इसके महीने पहले $113 के लगभग पेट्रोल था, उस समय 69 रुपए का लीटर था। वर्तमान में जो 40-45 के लगभग है, तो अभी वर्तमान में अगर पेट्रोल का रेट होना था 30 से 35 रुपए लीटर, और मध्य प्रदेश सरकार ने 31% वेट उस पर टैक्स लगाया जा रहा, तो अच्छे दिन कैसे आएंगे ये बताएं। बिल्कुल सही बात है। हिमांशु जी, आपसे हमारा संपर्क टूट गया था, आपकी कुछ बातें रह गई थी, हम संक्षेप में जानना चाहेंगे। आपने जो दीपक जी से जो सवाल किए हैं, हम उसमें और संक्षेप में जानना चाहेंगे, इसके बाद दीपक जी से उत्तर लेंगे। जी, मुझे स्मरण नहीं, आपने कहा पे मैंने एक तो गौरीशंकर बिसेन जी के संदर्भ में हवाला दिया था कि उन्होंने खुद ये माना कि हाँ, खाद नहीं मिल रही थी। तो मेरा ये सवाल था कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए जो अफवाह की बात वो कर रहे थे। दूसरा मेरा बिंदु यह है कि आपने आम जनता से जुड़े हुए कौन से क्षेत्र को बख्शा है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के संदर्भ में आपने टैक्स बढ़ा दिया, आपने बचत के संदर्भ में छूट की बात करो, अरे आपने तो जीवन बीमा के संदर्भ में जो प्रीमियम भरा जाता है उस पर भी टैक्स लगा दिए हैं, उसकी मैच्योरिटी पे टैक्स लगा दिए। तो आप आम आदमी को कहीं बख्श ही नहीं रहे हैं। और मुझे बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि 15 लाख के संदर्भ में तो दिल्ली चुनाव के दौरान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बोल ही दिए कि वो महज एक चुनावी जुमला था। ये अच्छे दिन भी क्या चुनावी जुमले के तौर पर है? मेरे विनम्र तौर पर अनुरोध है दीपक जी से कि दीपक जी, जनता ने तो कांग्रेस के शासन को खारिज किया, इसीलिए आप आए, तो आप कांग्रेस शासन में ऐसी जातियों इसका हवाला नहीं दीजिए, क्योंकि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया। पर कहीं आप अगले चुनाव में खारिज न हो जाए, इसकी चिंता अगर आप करेंगे तो शायद देश की जनता का और आपका दोनों का भला होगा। जनता ने बड़े विश्वास के साथ आपको मौका दिया है, लंबे अरसे बाद एक स्पष्ट बहुमती सरकार देश में आई है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। उसे अगर ईमानदारी से निर्वहन करें तो मुझे लगता है कि देश और प्रदेश दोनों ही जनता के साथ में आप न्याय करेंगे। जी हिमांशु जी, आपने बहुत सही सवाल खड़ा किया। दीपक जी, हम आपसे भी संक्षेप में जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि हिमांशु जी बहुत वरिष्ठ स्तंभकार हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई स्टैंड लिया है तो उस पर जिद करने की और उस पर अड़ने की मैं समझता हूं किसी भी विश्लेषण में जरूरत नहीं होती है। और वो खुले दिमाग से अगर विचार करेंगे तो मैंने 5 बिंदु गिनाए हैं। पहली बात तो यह है कि इनकम टैक्स में हमने छूट दी है। पहले जो कांग्रेस के जमाने में यूपीए सरकार के समय 2 लाख थी, हमने 2.5 लाख तक कर दी है। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात हर बार तो नहीं थी। ये दिक्कत है कांग्रेस, समझने को तैयार नहीं है। धनोपे जी, हम आपके पास आ रहे हैं। दीपक जी का उत्तर हो जाए। आप सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। पहली बात, हमने इनकम टैक्स में छूट दी है। दूसरी बात, हमने निवेश को डेढ़ा कर दिया है। पहले 5-7 वर्षों से केवल 1 लाख था, उसको 1.5 लाख किया है। तीसरी बात, हमने हाउसिंग लोन के ऊपर जो 1.5 लाख की छूट थी इंटरेस्ट के ऊपर, उसको 2 लाख कर दिया है। चौथी बात यह है कि हमने पेंशन फंड के अंदर 50,000 इन्वेस्टमेंट पे अतिरिक्त छूट दी है। और अगली बात यह है कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर छूट दी है इनकम टैक्स में। ये सारी बात मध्यम वर्ग को लाभान्वित करने वाली है। और हिमांशु जी अगर ये कह रहे हैं कि साहब उसके ऊपर हमने कुछ टैक्स बढ़ा दिया है, तो अगर हमने 25-30 हजार की न्यूनतम छूट दी है और मध्यम वर्ग को, तो उसमें अगर 1,500 रुपए टैक्सेशन है, तो आप समग्र रूप से देखेंगे तो काफी ज्यादा फायदा हमने दिया है, जो कांग्रेस सरकार 10 साल में नहीं दे पाई। लेकिन मैं समझता हूं, हिमांशु जी से मेरा निवेदन है कि अगर उन्होंने कोई स्टैंड लिया है तो उस पर अड़ने की जरूरत नहीं है। उसको समग्र रूप से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि अंततः मध्यम वर्ग को काफी लाभ पहुंचाया। अच्छे दिन आ रहे हैं जी। धनोपिया जी, आपका हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम आपकी अंतिम टिप्पणी सुनना निवेदन करना चाहता हूं विजय वर्गीय जी से कि इन्होंने जो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, एक गरीब मजदूर आदमी का जो प्रोविडेंट फंड से वेतन से कटता है, जब उसकी मैच्योरिटी होती है, जब नौकरी छोड़ पैसा लेता है, उसमें से टैक्स काटने की बात हो रही है। क्या लोगों को दिया आपने? मध्यम मैं हुआ है, आप देखिए, आप कानून की जानकारी करिए। मैं आपसे कह रहा हूं आपके माध्यम से कि उनको जो पैसा वापसी होगी प्रोविडेंट फंड की, उससे भी टैक्स काटा जाएगा। इससे और किस्म की बात होगी। जी जी जी, धनोपिया जी आपकी टिप्पणी हो गई, दीपक जी आपकी हो गई। हमारे साथ अर्थशास्त्री पटवा जी हैं। पटवा जी, जो भी हमने आपको अभी रिपोर्ट दिखाई, हिमांशु जी ने जो कहा, जो भी बहस हुई, आपका क्या मत है इसमें? और
आप क्या कहेंगे, क्या ये वाकई में अर्थशास्त्र का एक जाल है या बाजीगरी है? जो भी बजट बता रहे हैं आप, महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, जबकि साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर 2% सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है तो किचन से लेकर होटल तक और होटल से लेकर जो आप कपड़े पहनते वो सब महंगे हो गए हैं। भाड़ा अगर महंगा हुआ है तो सीधे किचन पे असर हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे कहेंगे पटवा जी कि अच्छे दिन आ रहे हैं? आपने बिल्कुल बात लास्ट में जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम जब चर्चा करते हैं तो लोगों के अच्छे दिन आने की जगह उनके साथ परेशानियां ज़्यादा शुरू हो गई हैं। पर एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लगातार जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों और सरकारी जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। तो वो इस देश का कड़वा सच है। सरकार चाहे कोई भी हो, निम्न मध्यम वर्ग पर हमेशा उस पर बोझ ज़्यादा डाला जा रहा है और जो सफल है या जो पहले से जिस अच्छी स्थिति में है उसको और बेनिफिट दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जब आंकड़े हम देखते हैं तो आंकड़े कुछ और कहते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और, धरातल कुछ और। मेरा इसमें निवेदन ये है कि जो अति समृद्ध वर्ग है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अतिरिक्त टैक्स लगाया, जिनकी आमदनी 1 करोड़ रुपए से वार्षिक से ज्यादा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो आपको समग्र रूप से देखना पड़ेगा कि हमने मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को रियायत दी है और जो समृद्ध वर्ग है उस पर टैक्स बढ़ाया। हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा समय समाप्त हो रहा है, संक्षेप में हम आपका उत्तर जानना चाहेंगे। जी त्रिपाठी जी, मैं केवल 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जो आखिरी बात कही कि हमने 1 करोड़ पे टैक्स लगाया है, आपने 1 करोड़ पे टैक्स लगाया लेकिन उसके साथ साथ आपने संपत्ति कर से टैक्स भी हटा लिया, वो आपने समृद्ध वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य जितने भी लोग राजनीति में होते हैं वो अगर थोड़ा भी करते हैं तो उसके संदर्भ में अपनी उपलब्धि के तौर पर बताते हैं। अगर अरुण जेटली जी ने मध्यम वर्ग के संदर्भ में इतनी सहूलियतें दी थी तो मुझे लगता है दीपक जी को मुझे सलाह देने के बजाय जेटली जी को सलाह देनी थी कि उन्हें ये दावा करना चाहिए था कि मध्यम वर्ग का हमने पूरा ख्याल रखा है। उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मध्यम वर्ग अपना ख्याल खुद रखे। मेरे ख्याल से उनके वक्तव्य ने ही अपनी कहानी को बहुत स्पष्ट कर दिया है। इसलिए सवाल मेरे अड़ने का नहीं, सरकार के सुधरने का है। जी हिमांशु जी, आप इस चर्चा में भाग लिया, हमारा समय समाप्त हो रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनोपे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी सरकार के पक्ष सामने रखे और ठीक है, अच्छे दिन हो या ना हो जनता जाने, लेकिन आपके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। जनता को आप आश्वस्त कर रहे हैं कि अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पटवा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारत की जनता अपनी किस्मत में ही महंगाई लिखा कर आई है। यहां कभी प्याज के चढ़े दाम चुनाव के नतीजे बदल देते हैं तो कभी महंगाई के नाम पर सरकारें बदल जाती है। महंगाई घटाने के सपने दिखाने वाले नेता भी बदलते रहे, पर महंगाई का ग्राफ साल दर साल ऊपर ही चढ़ता रहा है। ये वो बीमारी है जिसका इलाज कोई भी सरकार नहीं खोज पाई। महंगाई से मुकाबले का सपना दिखाने वाले भी अपना मतलब निकल जाने के बाद इसके पक्ष में ही खड़े दिखाई देते हैं। आम आदमी इस पर चिंता करने के सिवा कर भी क्या सकता है। महंगी होती महंगाई पर कुछ इस अंदाज में किस्मत को कोसा जा सकता है कि न जाने क्या लिखवा कर जनता इस देश की आई है। सबको जकड़ा एक रोग ने, महामारी ये महंगाई है। सुरसा से बढ़ती ही जाती है, अजर अमर महंगाई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जनता से जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब आ गया है आपके घर न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।